जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पिनाइकल पब्लिकेशन का रेलवे समान अध्ययन, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को जितने भी प्रश्न थे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग जो है जीव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। ये जो पिनाइकल पब्लिकेशन का बुक है तो इसमें टोटल आपको 5200 MCQ TCS में जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं सारे प्रश्न को इसमें ऐड किया गया है। तो हम लोग इसको जो है चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग जो है जीव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग इस बुक का कंटेंट देख लीजिए। इसमें क्या क्या है कि हम लोगों का जो स्टैटिक जीके है, इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, भौतिक विज्ञान हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, फिर रसायन विज्ञान भी कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो जीव विज्ञान को, और इसमें करंट अफेयर, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल जो है 5200 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और आज जो हम लोग जीव विज्ञान को देखेंगे तो जीव विज्ञान में क्या क्या टॉपिक है आप लोग पहले एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ से जीव विज्ञान में वैज्ञानिक नाम से जो है 15 प्रश्न पूछे गए हैं आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में। जितने अधिक जो प्रश्न पूछे गए आप लोग उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। इसमें पशुओं के पोषण, इससे जो है एक प्रश्न पूछा गया है। पौधों में पोषण, इससे 29 प्रश्न पूछे गए हैं। कमी और रोग, रोग और कमी से जो है इसमें यहाँ पर 61 जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जानवरों में प्रजनन, इससे 1 प्रश्न है। पौधों में प्रजनन, इससे 11 प्रश्न है। कोशिश से, यहाँ पर जो कोशिश नहीं है कोशिका होता है, कोशिका जीवन की मूलिकाएं, इससे 22 प्रश्न पूछे गए हैं। संवेदक अंगक से 6 प्रश्न है और संचार प्रणाली से 16 प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ से टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र से आपके 5 प्रश्न हैं। और एक यहाँ पर जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम से 4 प्रश्न है। श्वसन प्रणाली से 13 प्रश्न है। पाचन तंत्र से 17 प्रश्न है। तंत्रिका तंत्र से 13 प्रश्न है। कंकाल तंत्र से, यहाँ पर कंकाल प्रणाली से 10 प्रश्न है। और प्लांट किंगडम, यहाँ पर जो है प्लांट किंगडम से जो है आपका 15 प्रश्न पूछे गए हैं। एनिमल किंगडम से 14 प्रश्न है और सूक्ष्म जीव से 7 प्रश्न है। टोटल इसमें जो आपका और भी प्रश्न देखें, यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन से 24 प्रश्न पूछा गया है। खोज और टीके से जो है 24 प्रश्न है। वैज्ञानिक अध्ययन से 9 प्रश्न है और विविध से जो आपका 39 प्रश्न है। टोटल इसमें आपको 350 के प्लस ही प्रश्न इसमें बायोलॉजी को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और पहला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ, ये जीव विज्ञान और वैज्ञानिक नाम से प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक, देखिए प्रश्न कह रहा है कि बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा फिकस बेगालेसिस होता है। क्या होता है? फिकस बेगालेसिस होता है। ऑप्शन आप लोग जो है ये याद रखिएगा। ठीक, और यदि इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। दूसरा प्रश्न यहाँ से हम लोग का कह रहा है, प्रश्न के समान घरेलू मक्खी का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम है, क्या है? तो उसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, ये समान घरेलू का प्राणी शास्त्र संबंधी नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर जो प्रश्न है, कह रहे हैं कि छुई मुई के पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई के पौधों का वैज्ञानिक नाम है मिसोमा पुडिका। क्या नाम है? मिसोमा पुडिका, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न कि आम गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? यह प्रश्न 20 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एक्सीवटम होता है। क्या होता है? एक्सीवटम होता है। ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 5 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि राना टिग्रिना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रिना ये जो है यहाँ पर एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। ऑप्शन आप लोग जो है डी याद रखिएगा। छठा प्रश्न है कि वैश्रिका कैम्पेस्ट्रिक किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ये वनस्पतिक नाम है सरसों के खेती का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ पर जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वनस्पतिक नाम है जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है? तो यह जो किस पौधे का पूछा गया है, तो पलाश के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि बिल्ली के सदस्यों को दिया जाने वाला सामान्य, यानी कि यहाँ पर बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला जो सामान्य नाम है वो फेलाइन है। क्या है? फेलाइन। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, फेलाइन। यहाँ से 9 नंबर प्रश्न कि आम फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर कह रहे हैं कि आम के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है?
आम के फल का यहाँ पर मैंगी फेरेंडिका सही है, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि मानव प्रजाति के सबसे शुरुआती सदस्य होमो सेपियंस का पता लगाया जा सकता है कैसे? तो ये पता पूछा गया है कि ये पता लगाया जा सकता है ये अफ्रीका से, ठीक। ऑप्शन आप लोग जो है डी याद रखिएगा। देखिए यहाँ से मानव प्रजाति के जो शुरुआती सदस्य होमो सेपियंस ये अफ्रीका में वापस देखे जा सकते हैं, ठीक। यह प्रश्न है कि इसमें आंसर है कि उसको वापस जो है अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है पीसम सैटिवम होता है। क्या होता है? पीसम सैटिवम होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ये हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अल्फाल्फा कहा जाता है? तो अल्फाल्फा जो है ये सतीवा को कहा जाता है। ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा, सतीवा को अल्फाल्फा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम। देखिए मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पाओ क्रिस्टेटस होता है। क्या होता है? पाओ क्रिस्टेटस। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ट्रिटिकम एक्टिवम डॉट का वैज्ञानिक नाम है किसका? तो ये गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एक्टिवम होता है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न स्टार्ट हुआ हम लोग का ये पशुओं में पोषण से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या देख लीजिए यहाँ से, उसका नाम है सैप्रोफाइटिक पोषण। क्या है? सैप्रोफाइटिक पोषण। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का पौधों में पोषण। प्रश्न है कि टैक्सोल किस पौधों से निकाला जाता है? तो ये जो है सदाबहार के पौधों से टैक्सोल निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है? देखिए मुख्य ऊतक जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। आपको याद रखना है ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का 19 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आवश्यक होती है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 20 नंबर जो प्रश्न ये कह रहा है कि गन्ने के पौधे रासायनिक ऊर्जा में डॉट के सबसे कुशल परिवर्तक में से एक है। तो ये कुशल में से एक है जो है ये धूप के, पूछा है कि गन्ने के जो पौधे होते हैं रासायनिक ऊर्जा में धूप के सबसे जो है कुशल परिवर्तक में से एक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 21 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यकताओं में शामिल है कौन से? तो 4 आवश्यकताओं में से होता है पहला क्लोरोफिल, दूसरा सूरज की रोशनी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी यानी कि जल होता है। ऑप्शन डी देख लीजिए, ये 4 जो है आवश्यक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पैरेनकाइमा और क्लेरेनकाइमा डॉट ऊतकों के प्रकार है। ये दोनों जो है पैरेनकाइमा और क्लेरेनकाइमा तो ये किसके प्रकार है? ये साधारण अस्थायी जो ऊतक है ये प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर ये करें कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के नीचे नहीं उगता है? मिट्टी के नीचे जो होता है ये टमाटर नहीं उगता है, टमाटर जो ऊपर होता है, बाकी जो सलजम है, आलू है, मूली है, ये तीनों नीचे होता है माटी के। चलिए नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत क्या है? मौलिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का जो मौलिक स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन फसल पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक है? पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तो इसमें हम लोग का लोहा जो हो जाएगा ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जो पौधों द्वारा आवश्यक होने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है? ये आंतरिक ऊर्जा जो है यहाँ पर जो है आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है कौन? तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 27 नंबर कह रहे हैं कि पौधों के ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऊतकों के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है आपको बताना है। तो देखिए, जाइलम में पदार्थ दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं, ये ऊतकों के बारे में गलत है। ठीक, चलिए बाकी जो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है वो सही है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस जो है उत्पन्न होती है। पूछा है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मांसाहारी पौधा नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले जो रिक्त स्थान है और पूछा गया कि मांसाहारी पौधा कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये टाइगर लिली जो है ये मांसाहारी पौधा नहीं है। चलिए अगला यहाँ से 30 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे हैं कि बाँस फूलने के क्या कारण है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा चूहों की आबादी में वृद्धि। क्या चूहों की आबादी में जो है वृद्धि, ऑप्शन याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर है कि पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से शेष पौधे तक पानी पहुँचाने के लिए जिम्मेवार होता है। ये कौन है, तो ये जो है जाइलम जो होता है ये पौधों को पानी पहुँचाने के लिए जिम्मेवार होता है, ऑप्शन सी याद रखिएगा जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 32 नंबर कह रहे हैं कि उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधों को हरा रंग देता है। देखिए पौधों को हरा रंग जो ये क्लोरोफिल देता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 33 नंबर है कि पौधों की वृद्धि विकास और कुशल फसल। ठीक, पौधों के वृद्धि विकास और कुशल जो फसल है, फिर इसके आगे क्या है, फसल उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल, यहाँ पर जो अधिक अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी या फिर ज़मीन को ढकने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ढकने की जो प्रक्रिया है वह पलवारना है। कौन है, पलवारना होता है, जो कि मिट्टी में अधिक जो है फसलों का पैदावार करने के लिए मिट्टी को ढका जाता है, उस प्रक्रिया को जो है पलवारना कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में कौन से वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये सभी होते हैं एंथ्रोसाइनिन जो होता है, ये फल और जो सब्जियां होते हैं उसके कलर जो जैसे आलू हो गया सफ़ेद हो गया, पालक हो गया ग्रीन हो गया, तो उसी प्रकार से जो ये रंग निर्धारित करता है एंथ्रोसाइनिन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक तत्व होंगे वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, और यहाँ से यही है सब है, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 36 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग का प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है। देखिए सबसे कम जो प्रभावित करता है वो हरा सबसे कम प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा स्थल भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो प्रकाश के संश्लेषण की जो प्रक्रिया करता है वह तने करते हैं, ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। कैक्टस जैसे जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसके तने के द्वारा होती है। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न 38 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है। तो अधिक जो होती है ये लाल रंग में होती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पानी की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर कोशिकाओं के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्लासोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लासोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन आप यहाँ पर प्लास्मोलिसिस है। ठीक है, प्लास्मोलिसिस कहते हैं उस प्रक्रिया को, ऑप्शन आप लोग जो है ए याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन विकास को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार है। देखिए विकास को रोकता है और पत्तियों को जो है मुरझाने के लिए जिम्मेवार है वह एब्सिसिक एसिड है। कौन सा एसिड, ये पौधों में उपयुक्त होता है और ये एब्सिसिक एसिड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का यहाँ से 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों की वृद्धि में मदद करता है। देखिए पौधों के तने में वृद्धि जो होता है वो जिबरेलिन नामक एक हार्मोन होता है, ये वृद्धि करता है। याद रखिएगा जिबरेलिन जो होता है ये पौधों में वृद्धि करता है, ये वृद्धि नामक हार्मोन है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पौधों में जो फ्लोएम होते हैं उनका कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है यह चीनी का जो है परिवहन करता है। क्या करता है? ये चीनी का जो है परिवहन करता है। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। और चलिए देखिए यहाँ से जो फ्लोएम है वो संघनीय पौधे का ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादित शर्करा यानी कि चीनी के परिवहन और जो वितरण के लिए जिम्मेवार है। फ्लोएम वाहिकाएं जो स्थानांतरण में शामिल होती है। पदार्थ की गति को स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की गति जो होती है उसको स्थानांतरण कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो ये जो है जाइलम उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न जो है 3 बार रिपीटेड हो चुके हैं और ये रिपीट हो चुका तो कहने का मतलब कि यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पौधों के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पानी और अन्य पदार्थों के संचालन के लिए विशेष ऊतक होता है। वह ऊतक है मार्सिलिया। कौन सा है? मार्सिलिया ऊतक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित है। देखिए यहाँ पर फलीदार पौधों के जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित है। यह पूछा गया कि कौन सा जीवाणु। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये जो राइबोजियम होता है। राइबोजियम ये पौधों के जड़ को जो है निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कमी और रोग से जो है प्रश्न शुरू हुआ। ठीक, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। देखिए विषाणु से रोग होने वाला जैसे कि छोटी चेचक जो होता है ये विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि छोटी चेचक एक अधिक संक्रमण बीमारी है जो यहाँ पर जो बेरिसेला दिया गया है। बेरिसेला वायरस के कारण होता है, बेरियोला होता है नामक वायरस के प्राथमिकी संक्रमण के कारण होती है। इसका टीका जो जापान में मिचियाकी यहाँ पर जो है ताकाहाशी द्वारा विकसित किया गया था। ये जो छोटी चेचक का टीका है ये मिचियाकी ताकाहाशी के द्वारा जो है विकसित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सेब से संबंधित रोगों को किस नाम से जाना जाता है। तो सेब के जो संबंधित रोग होता है उसको फायर ब्लाइट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रश्न कि सेब से संबंधित यानी कि जो सेब में होने वाला रोग है उसे किस नाम से जानते हैं। तो फायर ब्लाइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बेरी एक रोग है जो डोडोरॉड की कमी से होता है। बेरी ये होता है विटामिन B1 के। ठीक है, ऐसे तो दिया रहता है तो विटामिन बी आप मार सकते हैं, लेकिन यदि आपको B1 2 3 4 करके दिया गया तो आप लोग B1 याद रखिएगा। बेरी B1। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए बैक्टीरिया के कारण जो है टाइफाइड होता है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर हेपेटाइटिस ए जो है इसका कारण पूछा है क्या है। तो ये विषाणु से होता है हेपेटाइटिस ए। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 51 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषक का कारण बनते हैं। तो ये वायु प्रदूषक का कारण बनते हैं। अगला हम लोग का यहाँ से 52 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन असंक्रमण रोग का उदाहरण है। असंक्रमण रोग का उदाहरण है ये उच्च रक्तचाप जो होगा ये असंक्रमण रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मादा एनोफ्लेज मच्छर डोडोरॉड का संचारी है। ये किसका संचारी है? मलेरिया का जो संचारी यानी कि मलेरिया उत्पन्न करता है ये मादा एनोफ्लेज मच्छर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 54 नंबर कह रहे हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एडिज मच्छर का वाहक है कौन सा। देखिए एडिज मच्छर का पूछा गया है कि वाहक है कौन सा। तो हम लोग का राइट आंसर होगा डेंगू। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 56 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। आवश्यक प्रोटीन और जो कैल्शियम को सक्रिय करता है वह विटामिन के इसको सक्रिय करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 57 नंबर ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में बौनेपन के लिए जिम्मेवार। देखिए मनुष्यों में जो बौनेपन होता है ये आपको प्यूसिका जिम्मेवार होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा ये प्यूसिका इसका जिम्मेवार होता है। देखिए
मनुष्यों में बौनापन के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि जिम्मेवार है और पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्य विकास और यौन विकास को विनियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यहाँ पर प्यूसिका या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि एक ही बात। अगला प्रश्न यहाँ से 58 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनाता है। देखिए यहाँ पर कालाजार का कारण जो बनाता है वो लिस्मेनिया है। कौन सा? लिस्मेनिया, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्वासिक्योर नामक एक बीमारी होता है, ये जो कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से क्वासिक्योर जो है रोग हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ पर स्कर्वी रोग पर्याप्त विटामिन सी ना होने के कारण होता है। देखिए यहाँ पर स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है और रिकेटस जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बेरी जो होता है वो विटामिन A1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजारी होता है। काला आजारी ये होता है प्रोटोजुआ के कारण, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 61 नंबर जो प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। देखिए वायरस से नहीं होता है, ये 6 जो रोग है ये वायरस से नहीं होता। ये क्या है कि ये जीवाणु से होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा रोग जो है वायरस से नहीं होता है, तो 6 रोग जो होता है जीवाणु से नहीं होता है। 6 रोग जैसे कि टीबी, यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम यहाँ पर जो ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु के कारण होता है ये 6 रोग टीबी। प्रश्न 62 नंबर है कि दाद एक डॉट प्रकार की बीमारी है, तो ये जो होता है ये फफूंदीय बीमारी है। दाद खाज खजली होता है, ये सभी फफूंदीय बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कथन सही नहीं कि प्रतिजीवी दवाओं के प्रादुर्भाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया हो सकता है। यह कथन जो है एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में बिल्कुल गलत है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 64 नंबर है कि रक्त का थक्का ना जमाना किसकी कमी के कारण होता है, तो ये जो होता है विटामिन के की कमी के कारण होता है। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ से सुमेल करना है और देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसमें टिटनस जो है ये जीवाणु से, खसरा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, मलेरिया जीवाणु से। इसमें खसरा जो है ये जीवाणु से नहीं होता है। खसरा एक वायरस है और खसरा जो है पैरामाइस्कोवायरस परिवार में एक वायरस के कारण होता है, जो कि ये जीवाणु से नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 66 नंबर है कि बर्ड फ्लू का कारण क्या है। बर्ड फ्लू जो होता है ये आपका इसका कारण पूछा गया है। H5 और N1 जो वायरस है ये बर्ड फ्लू का कारण है। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि यहाँ पर जो है यदि अनुपचारित किया जाता है तो HIV को जन्म दे सकता है। किसको? ये जो है एड्स को जन्म दे सकता है। अनुपचारित का मतलब इससे जो है दवा नहीं कराएंगे तो HIV जो होता है ये एड्स को जन्म दे सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से कौन है फीवर का कारण बनता है। देखिए यहाँ पर प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से कौन है फीवर का कारण बनता है, तो पराग जो होता है वो है फीवर का कारण बनता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो आवश्यक है, तो इसमें आयरन जो होता है आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बंधता और खराब दृष्टि होती है। बंधता और खराब दृष्टि दोनों एक ही बात है, तो ये जो विटामिन A की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आँख की अवस्था, यहाँ पर जो अवस्था बीमारी नहीं है। कौन सी जो है आँख की बीमारी नहीं है, तो ये घेंघा आप देख रहे हैं, ये घेंघा जो है आँख का बीमारी नहीं है बल्कि ये गले का बीमारी है। ठीक,
चलिए, और ये जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। उस पौधों का नाम बताइए जिससे मलेरिया रोधी दवा कुनैन निकाला जाता है। उस पौधे का नाम बताना है, वह पौधा है कुनैन। कुनैन से क्या है कि मलेरिया रोधी दवा जो है निकाला जाता है। ठीक, पूछा है कि रोधी दवा कुनैन निकाला जाता है, तो ये कुनैन से निकाला जाता है। इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है। देखिए, मलेरिया का इलाज कुनैन, क्लोरोकिन, एमोडायकिन, मेफ्लोकिन और आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव के साथ अन्य दवाओं के साथ किया गया है। और यहाँ पर जो अल्कलाइडल दवा कुनैन सिनकोना की छाल से, देखिए यहाँ पर सिनकोना के छाल से पृथक की गई पहली जो है यह मलेरिया रोधी दवा है। और यह दवा अभी भी बहुऔषधीय प्रतिरोधी मलेरिया उपचार में काफ़ी उपयोग होती है। ये जो कुनैन के छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें और कोई जो है कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स का नाम दिया गया है। चलिए, 73 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि यहाँ पर एक तथ्य करें कि कमी से यहाँ पर जो क्वासिक्योर नामक बीमारी होती है, ये किसकी? ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 74 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग और उसके कारक के जीव के संबंध में गलत है? जैसे कि हैजा जो है ये इन्फ्लुएंजा, टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम, एड्स जो है HIV और मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम, कौन सा जो है गलत सुमेलित है? देखिए यहाँ पर हैजा जो होता है ये हैजा इन्फ्लुएंजा गलत है। यहाँ पर हैजा इन्फ्लुएंजा एक बीमारी और उसके कारक जीव से संबंधित में गलत है। हैजा आंतों के विब्रियो कैलेरी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 75 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कवक पुकीनिया ग्रेमिनियस का कारण है। यहाँ पर कवक पुकीनिया ग्रेमिनियस का कारण बनता है कौन सा? तो ये बनता है गेहूं में काला रतुआ बनता है। कौन सा? गेहूं में काला रतुआ। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आम तौर पर उम्र बढ़ने के साथ आँखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? देखिए यहाँ पर असमंजन क्षमता जो है ये कम हो जाती है, उसको पूछा गया है कि किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जरा दृष्टि दोष के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, वह किस स्थिति से पीड़ित है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो वह जो व्यक्ति है जिसे दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही है, वह व्यक्ति मायोपिया से ग्रसित है और जो है अवतल लेंस का उपयोग करना उसे चाहिए। किसका? अवतल लेंस का उसे उपयोग करना चाहिए। प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B9 की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 79 नंबर ये कहे कि निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? देखिए, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग जो एंथ्रेक्स है, ये आपको बैक्टीरिया की कमी से यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला यहाँ से 80 नंबर प्रश्न है कि कुनैन मलेरिया के लिए एक सामान्य दवा यहाँ पर डोडोडॉट पेड़ की छाल से निकाला जाता है। तो ये जो है सिनकोना की छाल से निकाला जाता है, जो कुनैन मलेरिया का एक सामान्य दवा है। ठीक, अगला यहाँ से 81 नंबर प्रश्न है कि चावल की पौधों में बकान यानी कि मूर्ख अंकुर रोग किस रोगजनक का कारण बनाता है? यहाँ पर जो किस रोगजनक का कारण बनता है, तो ये किस रोगजनक का कारण बनता है? ये बनता है आपका गिबे, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी, गिबरेला फुलिकुरोई के कारण ये बनता है। ठीक, 82 नंबर प्रश्न है कि किस बीमारी या फिर विकार के लिए एक टेकुलाइजर आमतौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो टेकुलाइजर होता है यह प्रकाशित किया जाता है मधुमेह के विकार के लिए। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? देखिए, अर्जुन वृक्ष की छाल का जो उपयोग है ये हृदय रोग के यहाँ पर जो हृदय रोग के जो उपचार के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, देख लीजिए,
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 85 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्विक रोग होता है। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। देखिए जीवाणु से होने वाला रोग जो है ये डिप्थीरिया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 87 नंबर है, कह रहे कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। देखिए आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से ही आपका आँख से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पौधों का कवक रोग नहीं। देखिए यहाँ पर पौधों का कवक रोग जो है ये कौन सा नहीं है, तो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा ये जो साइट्रस कैकर है, ये पौधों का कवक रोग नहीं है। अगला यहाँ से 90 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पेप्टिक अल्सर का कारक जीव एक ... है, तो यह जीवाणु है। इसका कारण जो है जीव एक जीवाणु है। अगला यहाँ से 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु किससे होता है। यहाँ पर क्षय रोग टीबी जो होता है ये जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान कौन क्या है। यहाँ पर निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान कौन है या फिर क्या है, तो यहाँ पर फल या फिर चमगादड़ है। क्या है, फल चमगादड़ है। अगला यहाँ से हम लोग का 93 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती। देखिए हवा से, इसमें से जो हैजा है, यहाँ से हैजा जो बीमारी है ये हवा से नहीं फैलती है। अगला यहाँ से हम लोग का 94 नंबर प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू फैलने के लिए कौन सा प्रेरक कार्य जिम्मेवार है। यहाँ पर जो कौन सा प्रेरक कारक जिम्मेवार है स्वाइन फ्लू के लिए, तो वायरस जो होता है स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेवार होता है। अगला 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायरस के कारण नहीं होती है। कौन सी स्थिति जो कारण वायरस के कारण नहीं होती है, तो ये हैजा जो होता है ये वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न होगा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। कोबाल्ट जो है किस विटामिन में, तो विटामिन B12 में क्या है कि कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 97 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा मच्छरों द्वारा वहन किया जाता है। कौन सा रोग है, तो फाइलेरिया जो है ये मच्छरों द्वारा जो है वहन यानी कि फैलाया जाता है, मच्छरों से होता है फाइलेरिया। अगला प्रश्न हम लोग का 98 नंबर है, ये प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन सी का जो स्रोत होता है उत्तम स्रोत ये आंवला को माना जाता है। 99 प्रश्न है कि साइट्रस कैंकर एक है क्या है, तो ये साइट्रस कैंकर जो है एक जीवाणु रोग है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर साइट्रस कैंकर के बारे में, तो यह एक साइट्रस रोग है जो जीवाणु जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस, यहाँ पर जो एक्सोनोपोडिस के कारण होता है। साइट्रस कैंकर एक जीवाणु रोग है जो साइट्रस परिवार में साइट्रस और अन्य पौधों सहित पत्तियों, तनों और पौधों के फल पर जो है घावों का कारण बनाता है। ये सभी जो है पौधों में होने वाली बीमारियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 नंबर, ये प्रश्न कह रहे कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो कैल्शियम को सक्रिय करता है वो विटामिन के सक्रिय करता है। ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। 101 नंबर प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं,
तो देखिए यहाँ से मधुमेह से पीड़ित रोगी है वो नेत्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। यहाँ से देखिए मधुमेह से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह के रोगी या जो लोग उच्च रक्तचाप और अस्थमा से पीड़ित है वो भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। मोतियाबिंद से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपनी आँख को दान कर सकता है। हालांकि संचारी रोग है, जैसे कि यहाँ पर संचारी रोगों से ग्रस्त व्यक्ति अपनी आँखों दान नहीं कर सकते हैं। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर भी नेत्रदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से 102 नंबर है। ये कह रहा है कि वे औषधियाँ जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने से रोकती है वो कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 103 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि नींद की बीमारी यहाँ पर नींद की बीमारी का कारण होता है। तो इसका कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पर जो है टसे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि तसे फ्लाई कहलाता है, इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। चलिए अगला यहाँ प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है। कह रहे कि अदूरदर्शिता को डॉट भी कहा जाता है। तो अदूरदर्शिता को मायोपिया भी कहा जाता है। कम दृष्टि को मायोपिया भी कहा जाता है। मायोपिया को लेंस वाले चश्मों या फिर कंटैक्ट लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। 105 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? तो जल प्रदूषण से जो प्लेग है वो नहीं होता है। प्लेग जो होता है ये मनुष्य और जानवरों दोनों को भी प्रभावित कर सकता है। चलिए और यह जो होता है यह जीवाणु अर्सेनिया प्लेस्टिस के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 106 नंबर ये कह रहे कि अस्थमा मानव शरीर में डॉट का एक विकार है। तो अस्थमा जो होता है यह श्वसन प्रणाली में एक विकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मच्छरों को जीवन चक्र की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। कौन कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही क्रम होता है, यहाँ देख लीजिए, मच्छरों का 4 जो है सही क्रम है। देखिए अंडा होता है, लार्वा को यहाँ पर जो कोष्ठस्थ कीट होता है और यहाँ पर पूर्वक। ऑप्शन ए देख लीजिए, ये मच्छरों का जो है 4 अवस्थाएं होती है। पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद कोष्ठस्थ कीट और उसके बाद पूर्णक। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का ये पौधों में प्रजनन से प्रश्न 8वां प्रश्न है कि पुष्प स्त्री केसर क्या है? तो पुष्प स्त्री केसर जो है ये मादा प्रजनन अंग है। अगला 109 नंबर प्रश्न है कि पुष्पों के अंडाशय के अंदर छोटे मानके जैसी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये छोटे मानके जैसी संरचना जो है वो बीजाणु कहलाती है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 110 नंबर है। कह रहे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाने वाली फसलें डॉट कहलाती है। तो वे फसलें जो होती है वो दलहनी फसलें कहलाती है जो मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाती है। अगला प्रश्न 111 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में छिपे हुए प्रजनन होता है? छिपे हुए प्रजनन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। छिपे हुए जो प्रजनन है ये किस पौधों में होता है? यहाँ पर पूछा गया कि प्रजनन अंग होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? ये होता है मार्सिलिया में। ठीक है, यहाँ पर छिपा हुआ जो प्रजनन अंग है वो मार्सिलिया में होता है। ठीक, 112 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो केस्कोग्राफ। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा डी। केस्कोग्राफ जो ये पौधों में वृद्धि को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 113 नंबर है। ये कह रहे कि एक पौधों में बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में यहाँ पर विकसित होता है। इस प्रक्रिया को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को अंकुरण के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न 114 नंबर ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, यहाँ से ऑक्सिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एंटोमोफिली परागण किसकी मदद से होता है? एंटोमोफिली जो परागण है ये किसके मदद से होता है? यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा ये कीटों के मदद से होता है। ठीक है, एंटोमोफिली जो परागण है ये कीटों के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पेटियोल डॉट का हिस्सा है। तो यह जो होता है एक वृक्ष का हिस्सा है पेटियोल।
अगला प्रश्न है कि बीज का कौन सा भाग अंकुरण की जड़ बनाता है। तो अंकुरण का जो जड़ होता है वह किसके द्वारा, या रेडिकल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर रेडिकल के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न 118 नंबर, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन गलत है। देखिए, इसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा इसमें पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएँ होते हैं, यही कथन जो है गलत है। बाकी जो तीनों कथन है ए बी डी तीनों सही है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का कोशिश, यहाँ पर देखिए कोशिका है, कोशिका की जो है जीवन की मूल इकाई जो है, यहाँ से प्रश्न हट हुआ। प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा जमा करने वाला ऊतक कौन सा है। तो वसा वाला याद रखिएगा, वसा जमा करने वाला जो होता है वो वसा ऊतक कहलाता है। अगला यहाँ से प्रश्न जो है 120 नंबर है, कह रहे कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। उस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो वह होता है द्विअंगी विखंडन, जिसके माध्यम से कोशिकाएं जो है अपने को स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वह छोटी इकाई कोशिका है। स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। 122 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम बनाते हैं। तो ये जो राइबोसोम है प्रोटीन बनाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 123 नंबर है, कह रहे कि डॉट कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। वह किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके सेल ऑर्गन यहाँ पर जो ऑर्गेनेल को पचाकर सेल को साफ करने में मदद करते हैं। कौन, तो यहाँ पर लाइसोसोम जो है ये कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। वह किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके सेल ऑर्गेनेल को पचा करके सेल को साफ करने में मदद करता है ये लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ से 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो जो प्लास्टिड होते हैं, ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, प्लास्टिड जो होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 125 नंबर है, ये कह रहा है कि रक्त में डॉट नामक द्रव्य मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। तो रक्त में प्लाज्मा होता है, यहाँ पर प्लाज्मा नामक एक द्रव होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। ठीक, ऑप्शन याद रखिएगा, रिक्त स्थान में प्लाज्मा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पर रक्त में प्लाज्मा नामक द्रव्य मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। मस्तिष्क मेरु द्रव्य एक अस्पष्ट रंगहीन शरीर द्रव्य है जो ऊतक के भीतर पाया जाता है, जो सभी कोशिकाओं के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरता है। लार आपके मुंह के क्षेत्र में कई ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक अस्पष्ट तरल है। लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, विशेष रूप से लिम्फोसाइट, रक्त में बैक्टीरिया पर हमला करने वाले कोशिकाओं से बना एक, और यहाँ पर जो बना एक स्पष्ट से सफ़ेद पदार्थ, यहाँ पर जो सफ़ेद तरल पदार्थ है कौन, तो यहाँ से लिम्फोसाइट रक्त में बैक्टीरिया पर हमला करने वाला होता है और ये सफ़ेद तरल रक्त हो, यहाँ पर जो सफ़ेद तरल पदार्थ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर है। यह प्रश्न करे कि रिक्त स्थान में करे कि कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अगला 127 नंबर है कि साइटोप्लाज्मा जेली जैसा तरल पदार्थ है जो डॉट के बीच मौजूद होता है। तो ये नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच जो है मौजूद होता है। ठीक, साइटोप्लाज्मा जेली जैसा तरल पदार्थ है जो कि नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 128 नंबर कह रहे कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा पूछा गया कि क्या कहलाती है, तो वो एटीपी कहलाती है। ठीक, एटीपी एडिनोटिन, यहाँ पर एडिनोटिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 129 नंबर प्रश्न कह रहे कि
कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है? सामग्री से, यहाँ पर सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है वो कौन सा है? तो वह प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली। अगला पॉइंट यहाँ से 130 नंबर है। यह प्रश्न कहा जा रहा है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डोडोडोट कहा जाता है, तो इसको युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी का पूछा गया मानव शरीर में कार्य, तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए जो है आरबीसी कार्य करता है। आरबीसी कार्य करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु ऊतक का एक प्रकार नहीं है? जंतु ऊतक का एक प्रकार नहीं है, तो विभाज्य ऊतक विभाज्य ऊतक जो है यह जंतु ऊतक का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए 133 नंबर कह रहे हैं कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? तो जिसके द्वारा ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली के पार जाती है। क्या? ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली के पार जा सकती है, विसरण एक प्रक्रिया है। अगला हम लोग का प्रश्न 134 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं कोशिका का। चलिए अगला प्रश्न 135 नंबर कह रहे कि नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, तो वह जेली जैसा जो पदार्थ होता है वो साइटोप्लाज्मा कहलाता है। क्या? साइटोप्लाज्मा कहलाता है। अगला हम लोग का यहाँ से 136 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन एंजाइमों से भरी झिल्ली से बंधी थैली है? निम्नलिखित में से कौन पाचन एंजाइमों से भरी झिल्ली से बंधी थैली है? लाइसोसोम जो है वो थैली है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 137 नंबर है। ये प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा कोशिकांग प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश ऊर्जा का जो है उपयोग करता है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 138 नंबर। ये कह रहे हैं कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति यह सेलुलोज से बनी होती है। याद रखिएगा, पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। चलिए अगले यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग किसी विदेशी पदार्थ के साथ साथ, यहाँ पर देखिए विदेशी कहने का मतलब कि बाहरी हुआ, तो विदेशी पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचा करके कोशिका को साफ करने में मदद करता है, वह लाइसोसोम जो है ये मदद करता है। ये सभी काम लाइसोसोम का है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 140 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोटीन और लिपिड को पुटिकाओं में परिवहन, संशोधित और पैकेजिंग के लिए जिम्मेवार है? कौन सा? तो इन सभी कार्यों के लिए जो है यहाँ पर गोल्गी उपकरण, यहाँ से ऑप्शन ए देख लीजिए, ये गोल्गी उपकरण जो है सब के लिए जिम्मेवार है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है गोल्गी तंत्र प्रोटीन और लिपिड को लक्षित गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए पुटिकाओं में परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जो है जिम्मेवार है। अगला प्रश्न हम लोग का 141 नंबर है। ये संवेदक अंग से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि कौन से ग्राही हमारे जीभ पर विद्यमान होते हैं? देखिए यहाँ पर हमारे जीभ पर जो होते हैं वह रस संवेदी हमारे जीभ पर विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव नेत्र का भाग नहीं है? देखिए मानव नेत्र का कौन सा भाग नहीं है? तो ये जो कर्णवर्त है, ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, कर्णवर्त जो है ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 143 नंबर कि छड़ और शंकु कोशिकाएं डॉट में पाई जाती है। ये छड़ और जो शंकु कोशिकाएं हैं नेत्र में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि मानव आँख में डॉट अंडाकार बिंदु सर्वोत्तम दृष्टि का क्षेत्र है। मानव आँख में जो है डॉट अंडाकार बिंदु जो कि सर्वोत्तम दृष्टि का क्षेत्र है वह पीला होगा। ठीक है, यहाँ से पीला अंडाकार बिंदु जो सर्वोत्तम दृष्टि का क्षेत्र होता है।
अगला पॉइंट हम लोग का 145 नंबर है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की अनुमति देता है, तो कॉर्निया इसकी अनुमति देता है। अगला प्रश्न हम लोग का 146 नंबर यहाँ से है, ये प्रश्न करें कि प्रकाश किसके माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। देखिए कॉर्निया के माध्यम से जो प्रकाश होता है, दोनों को प्रश्न एक ही है, इसको जो घुमा करके पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का संचार प्रणाली से प्रश्न स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है। संचार, ये बड़ी आंत जो है ये संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से 48 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि रक्त एक प्रकार का डॉट डॉट ऊतक है। ये एक प्रकार का जो है संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है क्योंकि इसमें प्लाज्मा नामक एक मैट्रिक्स होता है और इसमें फाइबर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, मनुष्यों में निम्न में से किस में ऑक्सीजन के उच्च आत्मीयता है। यहाँ पर उच्च आत्मीयता है किस में, तो हीमोग्लोबिन में। अगला यहाँ से 151 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो कि फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ले जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से 192 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मछली के बारे में सत्य नहीं। देखिए यहाँ पर मछली के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो मछलियों में दोहरी परिसंचरण होती है, ये कथन गलत है। बाकी है मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये सही है। रक्त यहाँ पर जो है रक्त मछलियों के गिल्स के माध्यम से पंप किया जाता है और ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। एक चक्र में एक मछली के हृदय से रक्त केवल एक बार जाता है, ये तीनों कथन सही है, बल्कि कथन ए जो है आपका गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का ये 53 नंबर कह रहे हैं कि कौन सा द्रव्य आंत से अवशोषित वसा को ले जाता है और अतिरिक्त कोशिका स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थों को वापस रक्त में परिवहन करता है। वो कौन सा द्रव्य है, तो वह जो द्रव्य है वो लसिका है। ठीक, कौन सा द्रव्य, लसिका, ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 154 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत है ये जो प्रश्न में कि रक्त संवेदी निविष्ट में मदद करता है, जो ऑप्शन आप ए जो देख रहे हैं यही गलत है कि जो रक्त है ये संवेदी निविष्ट में मदद करता है, ये कथन गलत है। ठीक, चलिए और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए इन ऑप्शनों को। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त शरीर को रोगों से बचाता है। रक्त शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है। किसका जो 3 कक्षीय होता है, तो सैलामैंडर का जो दिल होता है, ये एक जानवर है सैलामैंडर, इसके जो हृदय होते हैं वो 3 कक्षीय होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्तनधारियों में कितने हृदय होते हैं, तो स्तनधारियों में 4 हृदय होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है। वयस्क मानव हृदय का जो औसत भार होता है वह 300 ग्राम होता है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ये लगभग 310 के जो है आसपास होता है, तो 310 ग्राम आप लोग मान दीजिएगा, जो ऑप्शन के आप लोग अनुसार देखिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि रक्तचाप बल है। रक्तचाप बल है, इसमें देखिए वह रक्त एक पोत की दीवार के खिलाफ लगाया जाता है। यहाँ पर रक्तचाप पूछा गया कि रक्तचाप बल है, तो यह जो है वह रक्त एक पोत की दीवार के खिलाफ लगाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। अगला यहाँ से प्रश्न जो है हम लोग का ये 159 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। मानव रक्त में यहाँ पर चोडोसाइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चोडोसाइट जो ये कहीं सुना हुआ नाम नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। ये चोडोसाइट रक्त में नहीं होता है, मोनोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, बल्कि ये चोड्रोसाइट है, ये नहीं होता है। ठीक,
चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 160 नंबर है कि सबसे छोटी रक्तवाहिनी कहलाती है, सबसे छोटी रक्तवाहिनी जो है वो केशिका कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब, मानव रक्त का जो सामान्य प्रकुचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है, ठीक। और संकुचन यहाँ पर प्रकुचन और संकुचन दो होता है, तो जो ये से क्या बोलते हैं, ये प्रकुचन 120 होता है और संकुचन जो है एक 80 होता है, ठीक। कितना 80 mmHg होता है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर ये मानव रक्त का सामान्य सिस्टोलिक दबाव 120 mmHg और 120 mmHg तक रक्तचाप सामान्य रक्तचाप है। यहाँ पर जो है प्री हाइपर टेंशन जब ब्लड प्रेशर रीडिंग लगातार 120 से 139 सिस्टोलिक और 80 mmHg यानी कि डायस्टोलिक तक होती है, तो इसे जो है प्री हाइपर टेंसिव के यहाँ पर जो प्री हाइपर टेंसिव के रूप में जाना जाता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि मगरमच्छों का डोडोडॉट दिल होता है, तो इसके जो 4 कक्षीय दिल होते हैं, ठीक। मगरमच्छ के 4 कक्षीय दिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ से उत्सर्जन तंत्र से हम लोग का यह प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है जिन्हें कहा जाता है, तो निस्पंदन इकाइयाँ होती है उन इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये 10 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से प्रश्न हम लोग का 164 नंबर यह कह रहा है कि किडनी का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया को डोडोडॉट के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस के रूप में जाना जाता है। यदि जब किडनी फेल हो जाता है तो इसको समय समय पर किडनी में रक्त को पंप किया जाता है, उसको हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्यों में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पाद गुर्दे में डोडोडॉट द्वारा हटा दिए जाते हैं, तो ये नेफ्रॉन के द्वारा हटा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से 166 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से वृक्क रक्त तक पहुँचता है, यहाँ पर जो पहुँचाता है, तो ये गुर्दे की धमनी तक जो है पहुँचाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तिलचट्टे और अन्य कीड़ों का उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो मल्पीघियन नलिकाएं जो होती है ये तिलचट्टे या फिर अन्य कीटों का जो है ये उत्सर्जन अंग होता है, ठीक। चलिए यहाँ से प्रश्न जो है वह 168 नंबर ये प्रश्न देख लीजिए, ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम से जो ये प्रश्न स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है, मानव शरीर में जो लवणों का परिवहन है ये खून यानी कि ब्लड के द्वारा होता है, ठीक। याद रखिएगा, मानव शरीर में लवणों का परिवहन रक्त द्वारा होता है। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में लाने, यहाँ पर जो है घुलित रूप में ले जाने के लिए जिम्मेवार होते हैं, कौन, तो ब्लड, खून, यहाँ पर हीमोग्लोबिन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो लार है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न 171 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि श्वसन प्रणाली, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक डोडोडॉट के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विखंडित होते हैं, तो ये जो विखंडित होते हैं, पूछा गया है कि डोडोडॉट के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विखंडित होते हैं, तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये ATP के रूप में जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए विखंडित होते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 173 नंबर प्रश्न है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डोडोडॉट श्वसन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहने के बाद भी श्वसन होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 174 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सूत्रकृमि में नहीं पाया जाता है, सूत्रकृमि में नहीं पाया जाता है, तो श्वसन प्रणाली जो है ये श्वसन प्रणाली तंत्र जो है एक सूत्रकृमि में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एल्वियोली का कार्य क्या है,
एल्वियोली का कार्य क्या है पूछा गया है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा एक सतह प्रदान करने के लिए जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है उसे एल्वियोली कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है। देखिए मानव शरीर का आहार नाल का जो भाग नहीं है ये श्वसन प्रणाली, ये आहार नाल का नहीं है। और यहाँ पर मलाशय है, ग्रासनी है और ग्रासनली है, ये सभी आहार नाल का एक प्रकार है, भाग है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 177 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि वातपेक्षी श्वसन कब होता है। वातपेक्षी श्वसन पूछा गया है कि कब होता है, तो ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज का टूटना ही वातपेक्षी श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 178 नंबर प्रश्न है कि कीड़े सांस लेते हैं, तो ये कीड़े जो होते हैं ये चमड़ी से सांस लेते हैं। ठीक, चलिए कीड़े किस माध्यम से, तो सांस लेते हैं वो चमड़ी के माध्यम से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन मानव शरीर की डोडोडोर प्रणाली का एक हिस्सा है, तो ये श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा है। देखिए सॉरी यहाँ पर श्वास नली है, श्वास नली मानव शरीर की श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न यहाँ से 180 नंबर है, ये प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा यहाँ पर सूक्ष्म श्वास नालिका जो है ये उत्सर्जन प्रणाली का अंग हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि इथेनॉल का निर्माण डॉट के दौरान होता है, तो इथेनॉल का जो निर्माण है ये किसके दौरान, ये होता है ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान जो है इथेनॉल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 182 नंबर है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग को एंडम्स एप्पल कहा जाता है। एंडम्स एप्पल कहा जाता है मनुष्य के किस अंग को, मनुष्य के शरीर के किस अंग को, तो हम लोग का राइट आंसर होगा लैरिक्स को जो है एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न जो है हम लोग का ये 83 नंबर कह रहे हैं कि तिलचट्टे में श्वसन डॉट के माध्यम से होता है, तो यहाँ पर तिलचट्टे में जो श्वसन होता है स्पिरेकल्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, स्पिरेकल्स के माध्यम से जो है तिलचट्टे में श्वसन होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि श्वसन निम्नलिखित, यहाँ पर श्वास नली निम्नलिखित में से किस मानव तंत्र का हिस्सा है, तो यह श्वसन प्रणाली का हिस्सा है श्वास नली। अगला यहाँ से जो प्रश्न है ये हम लोग का पाचन तंत्र से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि सामान्य परिस्थितियों में पेट की भीतरी परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है, तो श्लेष्म जो है वो बचाता है अम्ल की क्रिया से। अगला यहाँ से प्रश्न 186 नंबर है कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, तो भोजन के पाचन में जो है लार मदद करता है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 187 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छोटी आंत के अतिरिक्त परत में कई उंगलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें डॉट कहा जाता है, तो जिन्हें विल्ली कहते हैं। छोटी आंत की अतिरिक्त यहाँ पर जो आंतरिक है, ठीक है, अतिरिक्त या फिर आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसे प्रक्षेपण होते हैं उन्हें बिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 188 नंबर है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 189 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है। पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम कौन सा है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा अंतःग्रहण पाचन और अवशेषण उसके बाद उत्सर्जन। पहले होगा अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन होगा, अवशोषण होगा और उसके बाद उत्सर्जन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 190 नंबर ये करे कि मनुष्य डॉट पचा नहीं सकता है, तो मनुष्य जो है ये सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से है कि पाचन के बाद प्रोटीन डॉट में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल एमिनो एसिड में जो है क्या है कि ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक, बदल जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 192 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि शरीर में विल्ली कहाँ पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा विल्ली के बारे में, तो ये शरीर में कहाँ पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 193 नंबर है, कह रहे कि पाचन के दौरान गैस्ट्रिक
ग्रंथियाँ एंजाइम डॉट 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 का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाती है। तो ये जो है पेप्सिन होती है यहाँ पर, जो कि ये प्रोटीन को पचाती है। प्रश्न है कि पाचन के दौरान गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ एंजाइम पेप्सिन का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाती है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इन सभी का पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है 195 नंबर, ये कह रहे हैं कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार के बरहीगमन होते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें विली कहते हैं। ये प्रश्न जो है 3 बार आपका रिपीट हुआ, आप लोग इसको समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 196 नंबर प्रश्न देखा जाए। ये प्रश्न कह रहा है कि पाचन तंत्र के निम्नलिखित अंगों में से किसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला जे के समान होता है? किसका अंग्रेजी वर्णमाला जे के समान? यहाँ से आंत है, यकृत है, अमाशय है और मुंह है। तो अमाशय का जो आकार होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला जे के आकार का समान होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 197 नंबर प्रश्न है कि खुर वाले जानवरों के पेट का सबसे बड़ा कक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह बड़ा कक्ष रूमेन है। कौन सा? रूमेन है। अगला पॉइंट हम लोग का 198 नंबर, ये कह रहे हैं कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की क्रिया, यहाँ पर जो पाचन की प्रक्रिया डॉट 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 में शुरू होती है और डॉट 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 में पूरा होता है। तो ये शुरू जो होता है मुंह में और जो ख़त्म होता है यानी कि जो है पूरा होता है वो छोटी आंत में। मनुष्यों में भोजन की प्रक्रिया मुंह से जो शुरू होती है और छोटी आंत में पूरी होती है। अगला पॉइंट हम लोग का 199 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से होता है? तो वसा का पाचन जो मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ 200 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें देख लीजिए, इसमें 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम लोग का पेट यकृत और अग्नाशय के स्राव को प्राप्त करता है। पेट यकृत और अग्नाशय के स्राव को प्राप्त करता है, ये कथन सही नहीं है। बाकी जो कथन है कि 3 जो है वो सही है और ऑप्शन बी है जो गलत है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग 200 तक देख लिए और हम लोग यहाँ से एक और प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का ये बायोलॉजी का जो आपको ये वीडियो 2 पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें टोटल जो है 354-55 के करीब में प्रश्न है। तो अगला पार्ट जो आएगा उसमें आपको 150 और प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें हम लोग इतना ही प्रश्न को रहने देते हैं। ठीक, प्रश्न है कि हमारे पेट में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है जो पाचन में मदद करता है? तो पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है उत्पन्न, यहाँ पर HCl होता है जो कि ये पाचन में मदद करता है। ऑप्शन आप लोग जो है डी याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 201 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक ले थैंक्स ऑल दी बेस्ट। और अगला जो वीडियो है पार्ट 2 इसका करके आपको आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। टोटल इसमें 354 प्रश्नों का संग्रह है। ठीक, चलिए।